नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर कलह सामने आ गई है। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। अरुण यादव जैसे दिग्गज नेता ने इससे दूरी बना ली। दरअसल अरुण यादव खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए कमलनाथ से मुलाकात की। इससे अरुण यादव बहुत नाराज बताए जा रहे हैं और बीजेपी को इसी बहाने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस की कलह से सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, यह तय है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गुटबाजी के बीच क्या कांग्रेस उपचुनाव में दमोह वाली जीत दोहरा पाएगी? आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कलह किस तरह से सामने आ रही है, यह जानने के लिए दो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि उपचुनाव की जंग बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को अपनों से लड़नी है। ये देखिए, दो बैठक हुई है उपचुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर किस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं, यह आपको देखना जरूरी है। कमलनाथ की बैठक भोपाल में होती है, अरुण यादव दूरी बना लेते हैं और वो अपने घर पर एक बैठक खरगोन में कर लेते हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी एकजुटता के साथ या इसी बिखराव के साथ उपचुनाव की जंग जीतना चाहती है कांग्रेस? टिकट पर संग्राम, दावेदारों में घमासान तो हमने सुना था, लेकिन जब बड़े नेता आपस में इस तरह से गतिरोध रखें, आपस में मतभेद रखें, तो क्या होगा, यह सोचना जरूरी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में है, उसे जवाब देने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता साफ तौर पर यह जता रहे हैं कि अरुण यादव के लिए इस बार यह राह उतनी आसान होगी नहीं जितनी वो समझ रहे हैं। सुनिए ये बयान। कांग्रेस को समर्थन करना है, शेरा उन्होंने भी टिकट मांग रहा है पत्नी के लिए। तो कांग्रेस, शेरा तो पुराना कांग्रेस ही है, अभी भी वो बीजेपी के विरोध में ही बोलता है। निर्दलीय है वो अभी विधायक, पत्नी के लिए टिकट। अरे निर्दलीय तो पहले कांग्रेस दल में ही थे सब। वो तमाम उनके कॉलेज वगैरह हैं, कई कामों में व्यस्त रहते हैं। 1000 एकड़ जमीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं। तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो, बराबर। तो सुन लिया आपने, सज्जन सिंह वर्मा किस तरह से कह रहे हैं कि अरुण यादव के पास 1000 एकड़ की खेती है और वो उसमें लगे रहते हैं। अब देखिए, बीजेपी को मौका मिला है तो बीजेपी फिर क्यों छोड़ेगी, तंज कस रही है। कांग्रेस अब खत्म होने की कगार पे है और कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस की कलह जग जाहिर है। और इसलिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की जोड़ी कांग्रेस को पूरी खत्म करने में लगी हुई है। और हो सकता है वो नहीं पहुंचे तो उनकी आपसी मामला है कांग्रेस का, लेकिन एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कहीं यहाँ गिरा कहीं वहाँ गिरा। और कांग्रेस की गुटबाजी आप सबको पता है, नहीं पहुंचे हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस जितनी लड़े आपस में उतनी अच्छा है, वैसे भी कांग्रेस खत्म हो गई। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के किस तरह की गहमा गहमी है और कांग्रेस की क्या चुनौती है, इस पर लेकर हमारे क्या है सवाल, आज ये आपको दिखा देते हैं। हमारे सवाल हैं, एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में कलह। जी हां, ये कलह बढ़ती जा रही है। एमपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में कलह, टिकट पर संग्राम, दावेदारों में घमासान, खत्म क्यों नहीं होते गिले, बीजेपी की है बल्ले बल्ले, और दमोह फार्मूले से जीत का प्रण, गुटबाजी में कैसे जीतेंगे रण, यह बहुत बड़ा सवाल है। आइए सीधे रुख करते हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस में ये जो सिर्फ फटव्वल है इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, या आपको लगता है कि एकजुट होकर के भी लड़ लेगी कांग्रेस तो भी बहुत फर्क बीजेपी की सेहत को नहीं पड़ता? देखिए अभिलाष जी, आपकी रिपोर्ट में बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने जिस प्रकार से प्रारंभ में कहा कि कलह और कांग्रेस, पर फिलहाल इतना तो कह सकता हूं कि कलह और कांग्रेस की जो राशिफल है वो एक ही है। कलह में कांग्रेस है कि कांग्रेस में कलह है, आज तक तय हो नहीं पा रहा है।
दूसरा, आपकी रिपोर्ट में सज्जन भैया कह रहे थे, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी दी है आपके संवाददाता को कि राजनीति की खेती में कहीं ना कहीं अरुण यादव जी व्यस्त होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति की कौन सी खेती होती, खेती बाड़ी की खेती तो होती है अभिलाष जी, लेकिन राजनीति की खेती की कौन सी नई परिभाषा सज्जन भाई प्रकट कर रहे हैं, मुझे समझ से परे है। देखिए, अलग अलग खेरने मट्टी कांग्रेस की बैठकें भी अभिलाष जी स्वाभाविक है अलग अलग ही होगी। यदि मुकुल वासनिक जी आते हैं और कमलनाथ जी उसको लीड करते हैं और सारे दिग्गज नेता वहां पर रहते हैं, और उसमें अगर अरुण यादव उसी समय, उसी क्षण या उसी दिन अगर खरगोन में पृथक से बैठक करते हैं तो साफ है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नरेंद्र सलूजा जी हैं अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक, उन्होंने विधिवत रूप से आज की बैठक का एक प्रेस नोट जारी किया है। उपचुनाव की रणनीति में आयोजित बैठक में स्वयं स्वीकार किया है कमलनाथ जी ने, जिसको रिलीज किया है नरेंद्र सलूजा जी ने, और उसमें कमलनाथ जी ने स्वीकार किया कि मुकाबला भाजपा से नहीं संगठन से है। मतलब ये तो तय है मिश्रा जी कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो समन्वय के साथ चलता है और उसकी ताकत को कमलनाथ जी अच्छी तरह से पहचान गए हैं। और अपनी बैठक में वे अभी भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अभी क्षमतावान लोगों की पहचान में लगी हुई है। आखिर इतनी पुरानी पार्टी को क्षमतावान नेतृत्व, क्षमतावान नेताओं की परख क्यों नहीं हो पा रही है? दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि मुकुल वासनिक जी का जो इसमें बयान था इस बैठक में, जो सलूजा जी ने जारी किया है, उनका कहना है कि आपसी मतभेद भुला करके मैदान में उतरना पड़ेगा। मतलब ये तय है अभिलाष जी कि कांग्रेस में मतभेद तो है, इस बात को मुकुल वासनिक जी स्वीकार कर रहे हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि आज अनुशासन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण है। मतलब ये भी तय है कि अनुशासनहीन पार्टी को लेकर के यह पूरा दल चल रहा है। और उसमें मुकुल वासनिक जी की जो टिप्पणी है, उसने कहा है कि अनुशासन पर हमको बल देना पड़ेगा। अब इस दल में अभिलाष जी अनुशासन ही नहीं है, वो कैसे पार करेंगे और कैसे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले पाएंगे? ठीक है सर। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि दमोह में जो गलती बीजेपी ने कर दी थी कि बहुत अच्छा उनका सारा कुछ था, लेकिन गुटबाजी जो है वो ले डूबी बीजेपी को, वही गलती इधर खरगोन में या उपचुनाव की दूसरी सीटों पर कांग्रेस ऐसा ना हो कि वो कर जाए? और क्या गलतियों से सीख लेने की जो शैली है वो कांग्रेस फिलहाल उसको भूल गई है क्या? अभिलाष जी, दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस शायद अति विश्वास में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है। जिस तरह की बयानबाजी हम खंडवा उपचुनाव को लेकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात की ओर खास इशारा करती है, खास तौर पर कि पार्टी में गुटबाजी अभी भी बनी हुई है। जिन हालातों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उनके समर्थक विधायकों को कांग्रेस छोड़ना पड़ी, वो कारण अभी भी पार्टी में मौजूद है। अभी भी जो एक कुछ विशेष व्यक्तियों को निशाना बनाकर उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। आप अरुण यादव जी की नाराजगी या अरुण यादव जी की जो उपेक्षा है वो ताजा नहीं है। हम कई मौकों पर देख चुके हैं कि अरुण यादव जी जो है अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वो प्रदेश कांग्रेस के लगभग 4.5 साल तक अध्यक्ष रहे और उस दौर में अध्यक्ष रहे हैं जब पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही थी और विपक्ष में थी। 2018 में ही तो कमलनाथ आए थे और जो है आप केवल 6 महीने में तो सरकार बन जाए, ये इतना आसान भी काम नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनका जो ग्राउंड वर्क था उस पर कमलनाथ जी ने अपना झंडा गाड़ा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अरुण यादव की जो उस क्षेत्र में पहचान पकड़ है, उनके भाई मंत्री भी रहे हैं, उनके पिता सालों तक वहां राजनीति करते रहे हैं, तो उस क्षेत्र में उनको आप इस तरह से कहें कि वो राजनीति की खेती कर रहे हैं या 1000 एकड़ जमीन, मुझे लगता है कि ये उसी तरह का बयान था जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा गया था कि उतर जाएं सड़क पर। ठीक, तो ऐसी बातें चुभती हैं और पार्टी के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है सर। यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि दमोह उपचुनाव से बहुत कुछ सीखा है बीजेपी ने। बीजेपी कहती है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब यहाँ खंडवा या बाकी उपचुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी है? और जब दमोह में सर ये हो सकता है तो बाकी जगह ये गुटबाजी बीजेपी को प्रभावित नहीं करेगी, इसको लेकर क्या काउंटर्स किए हैं आपने?
देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नाम का कोई चीज नहीं होता, हमारा संगठन होता है। और संगठन अपने से जिस प्रकार से बैठकों की तैयारियों के माध्यम से, फिर चाहे चुनाव हो अभिलाष जी, या न केवल चुनाव, बल्कि हम अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय क्षितिज के, राज्य स्तर के जो हमारे वर्चुअल बैठकें चल रही है, जो हमारा ई चिंतन चल रहा है, जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय प्रशिक्षण हमारा वर्ग है, उस वर्ग के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं, तो हम तो सामंजस्य और समन्वय के साथ काम करते हैं। देखिए, दमोह के उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में और अधिक कसावट लाते हुए, अनुशासन लाते हुए, जिस प्रकार से उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका संगठन के माध्यम से और उन क्षेत्रों में अभिलाष जी हमारी जो टीम होती है, वो टीम जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारा बूथ प्रभारी है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है अभिलाष जी, वो संगठन की चालना देने का काम करता है। हमारे यहाँ संगठन महामंत्री होते हैं, सह संगठन महामंत्री होते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन है, हमारा सामंजस्य और समन्वय है। और इस सामंजस्य और समन्वय के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव की रणनीति में, अपनी चुनाव की नीति में निश्चित रूप से बहुत अग्रणी भूमिका में है। और अभी फिलहाल कांग्रेस तो अपने दल में अनुशासन बनाए रखने की बात कर रही है। मतलब ये तय है अभिलाष जी के मुकुल वासनिक जी जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा है कि आज की महती आवश्यकता है अनुशासन। मतलब जो पुरानी पार्टी है, वर्षों पुरानी पार्टी है, उसके प्रदेश के प्रभारी मध्य प्रदेश में मानते हैं कि कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है। और हमारे यहाँ अनुशासन, सामंजस्य, समन्वय, ये हमारा एक तरह से व्यवस्था का दौर है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय यादव, कांग्रेस विधायक। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, उपचुनाव को लेकर के तैयारी चल रही थी, दमोह उपचुनाव का बहुत अच्छा मोमेंटम गेन किया हुआ है कांग्रेस ने, अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, मुकुल वासनिक, कमलनाथ जी भोपाल में कर रहे हैं, उधर अरुण यादव जी अपनी जगह घर पर बैठक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, और जो बयान आ रहे हैं बैठकों के बाद, सलूजा जी के बयान, सज्जन वर्मा के बयान, ये तमाम जो बयान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है कांग्रेस में। कैसे लड़ेंगे इस जंग को आप? नहीं, देखिए, ये चुनाव तो जनता उसका निर्णय करेगी। उस समय जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। उसका कारण है, लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान है, आम जनता बहुत परेशान है, भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के धरातल तो कुछ है नहीं। ये बात सच है कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है तो कार्यकर्ता के भरोसे पार्टी जीतती है, लेकिन जनता का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। कार्यकर्ता एक माध्यम होता है, बूथ में बैठना या प्रचार में जाना है, उसमें जाना, लेकिन निर्णय जनता लेती है। और इस समय पूरे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जबरदस्त खिलाफ है, थोड़ा बहुत खिलाफ नहीं है। इसका परिणाम आने वाले समय में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर कांग्रेस ही कांग्रेस के खिलाफ है तो उसके लिए क्या करेंगे सर? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसको बेचारे को आजादी नहीं है बोलने की, वो सच बात बोल नहीं पाता है। और कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक फर्क है कि कांग्रेस के लोग अपनी बात खुल के रख सकते हैं, पार्टी में भी रख सकते हैं, इनके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। ये गुलाम लोग हैं, इनके कार्यकर्ता गुलाम रहते हैं, इनके यहाँ बोली नहीं जाता किसी से। जब किसी को बोली नहीं मिलेगा तो उसकी बात बाहर ही नहीं आ पाएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो भी कमी बेसी की उसकी खुल के बात पार्टी के अंदर भी रखता है और पार्टी के बाहर मीडिया में भी रख देता है। आप जिसे आजादी कह रहे हैं, यशपाल जी उसे अनुशासनहीनता कह रहे हैं, और शायद मुकुल वासनिक को भी ऐसा ही लगता है, इसलिए वो आकर के भोपाल में इस बात को कहते हैं कि अनुशासन में रहना जरूरी है। नहीं, देखिए, अनुशासन में तो रहना किसी का भी जरूरी है, चाहे आप परिवार में अनुशासन में रहे, चाहे पार्टी में रहे। ये कांग्रेस में पहले थोड़ी कमी थी कि अनुशासित, हमारा कार्यकर्ता अनुशासित नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कार्यकर्ता में कमी थी, लेकिन अभी वो भी चेंज आया है, लोगों में चेंज आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब जनता साथ देती है तो इतने 15 साल हो गए विपक्ष में, तो थोड़ा बहुत कार्यकर्ता को सीख भी मिली है। और अब चूंकि जनता कांग्रेस के साथ हो गई है, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई से परेशान है, कोविड में जो लोगों को अच्छा संजय जी एक चीज बताइए संजय जी, यहाँ पर बीजेपी में आप लोग कहते हैं कि जब टिकट वितरण आता है तो सिंधिया गुट को सेट करना, कई गुटों को सेट करना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, और यहाँ जब दूसरी तरफ कांग्रेस की बात होती है तो अब वो शेरा की पत्नी के
दावेदारी को उनकी जो है उसको लेकर के आप लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ऐसे में अरुण यादव खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं जी? तो ये जो ये चीजें बाहर आ रही हैं, इससे संगठन के कामकाज को लेकर के कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता है। देखिए बाहर, इसलिए बाहर वाली बात नहीं है। टिकट मांगने सबको अधिकार है। शेरा भाई की अगर पत्नी टिकट मांगती है, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। और अगर ये बाहर आती है बात, तो अरुण यादव और इन पर विचार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में यही तो फर्क है। अगर हमारे 2 लोग और टिकट मांगते हैं तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात बाहर आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो 10 लोग मांग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो वही कल्चर शुरू हो गया ना, क्योंकि सिंधिया गुट आपको बोल रहे हैं, सिंधिया गुट हो गया। अभी जो इनके जो बंटवारा हुआ है वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिंधिया के आदमी, ये संगठन के आदमी, बीडी शर्मा जी के आदमी, ये शिवराज जी के आदमी, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फर्क कहाँ रह गया है? ठीक है, तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे है, लेकिन गुट तो है। ठीक तो है, गुट स्वीकार कर रहे हैं सिसोदिया जी कि भाजपा में भी गुट हो गया। भाजपा का कार्यकर्ता नो डाउट भाजपा के लिए मेहनत सिसोदिया जी बीजेपी में भी गुटबाजी है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं संजय जी। सिसोदिया जी, अरे संजय भैया, हमारे यहाँ गुट नहीं है, हमारे यहाँ समन्वय, सामंजस्य और अनुशासन कूट कूट के भरा हुआ है। हमको जो जन्म मुक्ति मिली और जनसंघ के जमाने की मिली है। और देखिए सिंधिया जी, आपके यहाँ एडजस्ट हुए या नहीं हुए? हमारे यहाँ एडजस्ट हो गए वो, न केवल वो बल्कि उनके जितने भी समर्थक आए सब हमारे साथ खड़े हैं। और आपको मालूम पड़ेगा इस उपचुनाव में आपको मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की ताकत किस स्तर पर और अधिक बढ़ती है। आप जहां तक कह रहे हैं कि आंशिक, आपने भी स्वीकार किया संजय भैया कि आंशिक अनुशासन में सुधार हुआ है, पूर्णकालिक आपका अनुशासन नहीं है। हम लोग पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी होते हैं और हमारे में पूर्णकालिक अनुशासन भी धरा पड़ा है। इसीलिए तो कमलनाथ जी कह रहे थे पिछले हफ्ते, मेरी बात पूरी हो जाए, एक तो संजय जी मुझे आपत्ति है, आपने तो गुलाम शब्द कहा है। देखिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, आपने कहा है, लेकिन देखिए अगर नहीं बोलने का असर क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के सामने नहीं बोलते थे, दिग्विजय सिंह जी के सामने भी लोग नहीं बोलते हैं, कमलनाथ जी के सामने भी लोग नहीं बोलते हैं। तो देखिए गुलामी का शब्द जो आपने बताया, चुप्पी साधना और अधिक कष्टदायक होता है। जो चुप्पी साधते हैं आपकी कांग्रेस के लोग सामने, आला कमान के सामने, यही सबसे बड़ा कांग्रेस का नुकसान है। और अभी पिछले हफ्ते संजय भैया कमलनाथ जी ने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। अरुण यादव तो मुझसे मिलने आए नहीं। अब आप देखिए, एक तरफ तो अरुण यादव को आमंत्रण दिया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मिलो, और कमलनाथ जी कहते हैं कि सर्वे के आधार पर जीत की संभावना वाले को टिकट दिया जाएगा। उधर अरुण यादव जी कहते हैं क्यों जाऊं किसी के घर पर, क्यों जाऊं टिकट मांगने, मेरी अपनी ताकत है, क्षेत्र में मैं रहता हूं। ये अंतर है, ये विरोधाभास है। और इस विरोधाभास को समझना पड़ेगा कि अंदर कुछ न कुछ तो है। ठीक, मैं आता हूं दिनेश जी आपके पास। क्या आपको लगता है कि इस वक्त चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो चुनाव से ज्यादा बड़ी परेशानी टिकट वितरण को लेकर के है, क्योंकि जो जिसे टिकट मिलेगा उसका विरोधी गुट बहुत डैमेज ना कर दे? और बीजेपी के लिए भी ये बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि दमोह से हाल ही में कहते हैं ना कि दूध के जले हैं तो छाछ भी अब फूक फूक करके पी जाएगी। क्या ऐसी स्थिति दोनों तरफ है? अभिलाष जी, मैं अपने दोनों मित्रों को सुन रहा था। दमोह का जो चुनाव परिणाम है वो कांग्रेस चुनाव जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी, इसके पीछे जब हम कारण तलाश करेंगे तो ये सामने आएगा कि जो कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर उम्मीदवार नहीं दिया, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी दमोह का उपचुनाव नहीं जीत पाई। जब कांग्रेस पार्टी में भी यदि पसंद का उम्मीदवार नहीं होता, कार्यकर्ता की पसंद का उम्मीदवार नहीं होता, तो वहां भी कार्यकर्ता चुनाव हरा देता है। दोनों दलों में कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप खंडवा हो या 3 अन्य विधानसभा जहां के उपचुनाव जहां होना है, वहां यदि कार्यकर्ताओं की राय को पार्टियों ने महत्व नहीं दिया तो निश्चित तौर पर परिणाम उसी राजनीतिक दल के खिलाफ आएंगे जो कार्यकर्ताओं की राय को दरकिनार करेगा। खंडवा में आप अरुण यादव को एकदम दरकिनार नहीं कर सकते। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। वो ऐसा नहीं है कि एकदम आप उनकी जो दावेदारी है रिजेक्ट कर दें और ये कहें कि आपको टिकट, आपने तो हमारे सामने बताया ही नहीं कि आपको टिकट चाहिए, तो नेचुरल है, पता होता है। इस तरह की जो चीजें हैं, बातें हैं, वो दूरियां बढ़ाती हैं और कार्यकर्ताओं के मन में जो है एक
उनके मन में बहुत अच्छा असर नहीं जाता। उन्हें लगता है उनके नेता की उपेक्षा की जा रही है, उसका अपमान किया जा रहा है। तो जो परिणाम होगा वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ऐसे हालातों में हम कह नहीं सकते, क्योंकि कोई दूसरा चेहरा, जिस चेहरा की बात हो रही है वो टिकट मांग रहे हैं, उनको तो 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वो तो एक तरह से जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ते। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को क्या आप अरुण यादव से कंपेयर कर सकते हैं क्या, जो अभी भी राजनीतिक उसी कांग्रेस पार्टी में है, इतने के बावजूद चुप है? तो मुझे लगता है कि निष्ठा भी भारतीय जनता पार्टी भी देखती है और कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि उनका कार्यकर्ता नेता कितना कमिटेड है। बिल्कुल। संजय जी, बहुत कठिन सवाल आपसे पूछता हूँ, सीधे सीधे पूछता हूँ, क्या दबी जुबान में लोग जो बात करते हैं वो मज़ा नहीं आता? बहुत सीधा सवाल है। ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, बीजेपी में और कांग्रेस की तरफ से भी, कि पहले 3 गुट थे, बड़े 4 गुट थे। एक था सिंधिया गुट, एक था दिग्विजय सिंह जी का गुट, एक था कमलनाथ जी का गुट और एक था अरुण यादव जी का गुट। सिंधिया जी को किनारे लगा दिया, अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी बचे हैं। दोनों मिलकर के शायद इन्हें भी, अरुण यादव जी को साइड कर देंगे, तो उसके बाद फिर बचता क्या है? जो भी कुछ होगा फिर वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को देखना है। लास्ट में तय हो जाएगा कि कौन क्या कैसा डील करेगा चीज़ों को। क्या ये वाली चीज़ें चल रही हैं सर? क्योंकि अगर 4 गुट थे तो सभी को संतुष्ट करके चलना चाहिए, जैसा हमें लगता है, क्योंकि बीजेपी को देखकर सीखना चाहिए कि वो बाहर से सिंधिया जी को लाती है और उनके बाद उनको सेटिस्फाई करने के लिए बड़े बहुत सारे कहा जाता है कि वहाँ पर कुर्बानियाँ भी वो दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें लाए हैं उन्हें सम्मान दे। और यहाँ आपकी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े नेताओं को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए, जो गुट शब्द है वो तो आप लोग की देन है जी। भारतीय जनता पार्टी में भी तो गुट है। कैलाश विजयवर्गीय का गुट नहीं है, शिवराज जी का गुट नहीं है, बीडी शर्मा जी का गुट नहीं है, सिंधिया का गुट नहीं है। लेकिन जब चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो, वो सब एक साथ बैठते हैं। अलग अलग अपने अपने जो कार्यकर्ता जो जुड़ा रहता है और नाम देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट लिख ली संगठन की, तो उसमें आए ना बीडी शर्मा के इतने आदमी, सिंधिया जी के इतने आदमी, और सिंधिया जी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों को एडजस्ट करवाने के लिए। उनके इतने मंत्री रहेंगे, उनको इतने जिले प्रभार मिलेंगे, बीडी शर्मा जी को इतने मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी चलता है। और आपने अभी लड़ाई भी तो देखी नहीं भारतीय जनता पार्टी में, शिवराज जी को हटाने किस तरह से बैठ के हो रही थी। उस पर भी डिबेट किया था आपने, कैसी बात कर रहे हैं? पटेल जी का फोन तक टेप करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री का फोन टेप करवा रहे डर के कारण। तो डर तो इनको है, हमें किस बात का डर? हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं और सभी लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जो अपनी अपनी बात रखते हैं स्पष्ट रूप से वो मीडिया के सामने भी रख देते हैं, इसलिए वो गुटबाजी कहलाने लगती है। मैं तो एक मीटिंग में था जबलपुर का, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे शिवराज जी, एक संघ वाले की पर्ची आ गई भाजपा वालों के पास कि आप लोग को कुछ नहीं बोलना है, आप लोग तो सब करो अच्छा अच्छा मीठा मीठा गप गप करो, कड़ुआ कड़ुआ बोलने की बात ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि अच्छा अच्छा बोलो, सच बात ना बोलो, हमेशा झूठ बोलो, असत्य बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में, ये अपने मुखिया के सामने असत्य सच बात करने की इनकी हिम्मत नहीं है। हम लोग सच बात अपने मुखिया के सामने रख लेते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है कि सत्य नहीं बोलो, हमेशा झूठ बोलो। सिसोदिया जी, क्या बीजेपी में भी गुटबाजी है? ये बात स्वीकार करेंगे आप खुले दिल से, या आपको लगता है सिर्फ कांग्रेस में ही दोष है, बीजेपी एकदम निर्दोष है और बीजेपी में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है? देखिए अभिलाष जी, संजय जी जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम ले रहे हैं, वो सब संगठन की छत्रछाया में काम करते हैं। हमारा संगठन का जो तालमेल और जो समन्वय का जो हमारा एक यूं कहे कि एक चोली और दामन का रिश्ता है, ये बात ठीक है कि आपने जिन दिग्गज नेताओं के नाम बोले हैं वे किसी गुट से संबंध नहीं रखते हैं। वे सब भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं उस संगठन के जिम्मेदार राष्ट्रीय नेतृत्व में, राष्ट्रीय संगठन में पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले संगठन के हमारे पुरोधा है। अगर वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष है तो साथ में सांसद भी है। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने नाम लिया तो दूसरी मर्तबा के वो राष्ट्रीय महासचिव है। संगठन में गुट नहीं, लेकिन कांग्रेस में फूट भी है और कांग्रेस में गुट भी है। ठीक है दिनेश जी, अनुशासन को लेकर के कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? और जितने दिनों तक विपक्ष में कांग्रेस रही, थोड़े दिनों के लिए सत्ता मिली और फिर चली गई,
क्या आपको लगता है ये बहुत होता है किसी को भी जगाने के लिए कि आपकी ये गलतियां, इन्हें सुधार लीजिए, और कांग्रेस शायद इतनी पुरानी पार्टी, इतनी अनुभवी पार्टी है, अब ऐसी गलतियां ना दोहराएं? या आपको लगता है कि ना, अभी शायद कांग्रेस को बहुत सीखना बाकी है? बिल्कुल अभिलाष जी, आपने कहा कांग्रेस ने सबक नहीं लिया, और कहीं ना कहीं जो हमारा दंभ है राजनीति में वो काम नहीं करता। राजनीति में काम करती है विनम्रता। आप यदि जितने विनम्र होंगे उतने बड़े आप नेता होंगे, उतना बड़ा राजनीतिक दल होंगे। आप देखिए कि यदि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसके बावजूद भी आपके स्वर जो है नहीं बदलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमें पार्टी की ज्यादा चिंता नहीं है, अपनी व्यक्तिगत जो है वर्चस्व की चिंता ज्यादा है। तो अनुशासन की बजाय ये देखें कि पार्टी में संगठन को लेकर गंभीर कौन सी पार्टी है। संगठन को लेकर तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठन है और उनकी जिस तरह की लाइन होती है वो कांग्रेस की तुलना में काफी बेहतर जो है मानी जाती है, और उसके परिणाम हमने देखे हैं। क्योंकि इससे पहले जब मुझे याद है कि 2003 के पहले सुंदरलाल पटवा जी और कैलाश जोशी जी जब अलग अलग धड़े के रूप में काम करते थे तो उन्हें भी मुश्किलें आती थी सरकार बनाने में, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई थी। उससे भारतीय जनता पार्टी ने सीखा और अपने आप में सुधार किया, तो लगातार 15 साल वो सरकार में रहे और 15 महीने में ही कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर हो गई। ठीक, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि गुटबाजी कांग्रेस में है या नहीं, ये कहने से नहीं होगा, क्योंकि दिख रहा है कि इतने बड़े विषय पर बैठक हो रही है उपचुनाव को लेकर के, और दो दिग्गज अलग अलग बैठक कर रहे हैं। एक तरफ पूरा संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जो हैं वो बैठक कर रहे हैं अपने क्षेत्र को लेकर। तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन बीजेपी को लेकर के भी ये कहा नहीं जा सकता कि वहाँ सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत दबाव है। और ये उपचुनाव दरअसल जनता के लिए तो बहुत, मुझे लगता है कि उतना कठिन हो ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस बार बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है और कांग्रेस की एकजुटता जो कही जा रही है वो भी दांव पर है। देखेंगे कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या कमलनाथ सबको संभाल लेंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर बड़ा खिला कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी आपका, यशपाल जी आपका और दिनेश गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। उपचुनाव को लेकर के ये जो तमाम कवायद चल रही है बहुत जल्द रंग लाने लगेगी, और ये जो सियासत पर्दे के पीछे है जिसकी हम आज बात कर रहे थे, ये आम वोटर को भी सामने नजर आने लगेगी। फिलहाल आज आपकी बात में बस इतना ही।